एपिसोड की शुरुआत होती है शीगू लेन से, जहां सुबह सुबह पूरा मोहल्ला एक जगह इकट्ठा हो जाता है। वजह ये होती है कि चांग्यू अपने घर में नए साल के लिए एक सुअर की बलि देने वाली होती है। बच्चे भी उत्सुकता से ये सब देखने आ जाते हैं, लेकिन चांग्यू अपनी छोटी बहन चांगनिंग को ये दृश्य नहीं देखने देती, क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसकी बहन डर न जाए। उसी समय यान झेंग भी वहां मौजूद होता है। चांग्यू बेहद सफाई और तेजी से अपना काम करती है। उसे देखकर यान झेंग समझ जाता है कि यह लड़की बाहर से जितनी मजबूत दिखाई देती है, अंदर से उतनी ही जिम्मेदार भी है। जब चांग्यू उससे पूछती है कि क्या उसे उससे डर या घिन महसूस हो रही है, तब यान झेंग साफ कह देता है कि उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता, बल्कि उसे यह देखकर सम्मान महसूस होता है कि चांग्यू अपने परिवार को बचाने के लिए हर मुश्किल काम खुद करती है। इसके बाद दोनों मिलकर मांस को नमक लगाकर सुरक्षित रखने की तैयारी करते हैं। इसी दौरान यान झेंग की नज़र चांग्यू के खास चाकू पर पड़ती है। वह तुरंत पहचान जाता है कि यह कोई साधारण चाकू नहीं है। चांग्यू बताती है कि यह उसके पिता की निशानी है और उनके परिवार की सबसे कीमती विरासत है। यान झेंग को इस बात पर शक होने लगता है कि शायद चांग्यू के पिता का अतीत वैसा नहीं था जैसा सब लोग समझते हैं। उधर चांगनिंग को हमेशा की तरह खाने की जल्दी रहती है और वह बार बार पूछती रहती है कि सुअर की पूंछ कब तैयार होगी। पूरा माहौल हंसी मजाक से भर जाता है और लंबे समय बाद इस परिवार में खुशियां लौटती हुई दिखाई देती हैं। इसी बीच बच्चों को एक घायल बाज जैसा दुर्लभ पक्षी जाल में फंसा हुआ मिलता है। पहले सभी उसे बेचने या पकाकर खाने की बात करते हैं, लेकिन यान झेंग बताता है कि अगर इस पक्षी को ठीक करके प्रशिक्षित कर दिया जाए तो इसकी कीमत 100 ताइल चांदी से भी ज्यादा हो सकती है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और चांग्यू उसे अपने घर में रखने का फैसला करती है। वह प्यार से उसका नाम रख देती है, लिटिल 100 टाइल्स, यानी 100 ताइल वाला पक्षी। इसके बाद चांग्यू अपने माता पिता की समाधि पर जाती है। वह उनके लिए नया मांस चढ़ाती है और भावुक होकर प्रार्थना करती है कि यान झेंग जल्दी ठीक हो जाए और उनकी जिंदगी शांति से बीते। लेकिन इसके साथ ही वह अपने पुराने मंगेतर सॉन्ग यान को भी नहीं भूलती। गुस्से में वह अपने माता पिता से प्रार्थना करती है कि वह इस बार परीक्षा में जरूर फेल हो जाए। ये छोटा सा सीन दिखाता है कि चांग्यू अपने साथ हुए विश्वासघात को अब तक नहीं भूली है, लेकिन असली मुसीबत अब शुरू होने वाली थी। जब चांग्यू वापस अपनी दुकान पहुंचती है तो देखकर दंग रह जाती है। उसकी पूरी दुकान तोड़ फोड़ कर बर्बाद कर दी गई होती है। सामान जमीन पर बिखरा पड़ा होता है और चूल्हा भी तोड़ दिया गया होता है। तभी कुछ गुंडे वहां आकर उससे प्रोटेक्शन मनी मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि यह दुकान उसी बहादुर चांग्यू की है जिसने पहले उनकी अच्छी तरह पिटाई की थी, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वे तुरंत अपना व्यवहार बदल लेते हैं और दुकान की मरम्मत करने लगते हैं। इसी दौरान जिन युआनबाओ नाम का एक युवक भी सामने आता है, जो अपने आदमियों के साथ चांग्यू की दुकान ठीक करवाने में मदद करता है। पहली नज़र में वह थोड़ा मजाकिया लगता है, लेकिन आगे चलकर यही किरदार कहानी में बड़ा रोल निभाने वाला है। दुकान की मरम्मत होने के बाद जिन युआनबाओ और उसके साथ ही ग्राहकों को बुलाकर चांग्यू की मदद करने लगते हैं। पहले तो लोग डरते डरते आते हैं, लेकिन जब उन्हें ताज़ा और अच्छी क्वालिटी का मांस मिलता है तो देखते ही देखते पूरी दुकान ग्राहकों से भर जाती है। दूसरी तरफ सामने वाली दुकान का मालिक जल भुनकर राख हो जाता है। इसी दौरान जिन युआनबाओ की दादी वहां पहुंच जाती हैं, उन्हें लगता है कि उनका पोता फिर से लोगों से जबरन पैसे वसूल रहा है। वह सबके सामने उसकी डंडे से पिटाई शुरू कर देती है, लेकिन चांग्यू खुद आगे बढ़कर बताती है कि युआनबाओ अब कोई गलत काम नहीं कर रहा। वह ईमानदारी से उसकी दुकान पर काम कर रहा है और मेहनत की कमाई खा रहा है। यह सुनकर उसकी दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उन्हें पहली बार लगता है कि उनका पोता सचमुच बदल गया है। इसके बाद युआनबाओ अपने साथियों की असली कहानी बताता है। कोई अपनी बीमार माँ का इलाज करवाना चाहता है, किसी की छोटी बहन को जबरन वेश्यालय भेज दिया गया है, तो कोई बचपन से अनाथ है। हालात ने इन्हें गुंडा बना दिया, लेकिन इनके दिल में आज भी अच्छा इंसान बनने की चाहत बाकी है।
चांग्यू उनकी बातें ध्यान से सुनती है। फिर वह उन्हें खाना खिलाती है और दिन भर की मेहनत की पूरी मजदूरी देती है। साथ ही साफ चेतावनी भी देती है कि अगर आगे से मेहनत करोगे तो उसके यहाँ हमेशा काम मिलेगा, लेकिन अगर दोबारा कोई गलत रास्ता चुना तो वह बिल्कुल भी बख्शेगी नहीं। यही वजह है कि पहली बार इन लोगों को लगता है कि कोई उन्हें इंसान समझ रहा है, सिर्फ गुंडा नहीं। लेकिन चांग्यू इतनी आसानी से अपने दुश्मनों को छोड़ने वाली नहीं थी। उसे पता चल चुका था कि उसकी दुकान पर हमला करवाने के पीछे वांग्स ब्रेस्ट मीट शॉप का हाथ है, इसलिए वह सीधे उनकी दुकान पर पहुंच जाती है। जैसे ही वो वहां पहुंचती है, पूरे बाजार में हलचल मच जाती है। लोग अपनी दुकानें छोड़कर तमाशा देखने आ जाते हैं। चांग्यू जोर से आवाज लगाती है और वांग परिवार के मालिक को बाहर आने के लिए कहती है। पहले तो वे लोग बात घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वही गुंडे सामने आकर सच बता देते हैं कि दुकान तुड़वाने के लिए उन्हें 5 ताइल चांदी देकर वांग परिवार ने ही भेजा था। अब उनके पास झूठ बोलने का कोई रास्ता नहीं बचता। जब सच्चाई सामने आ जाती है, तब वांग परिवार का बेटा अपनी असली औकात दिखाता है। वह चांग्यू का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि एक लड़की का काम घर में बैठकर कढ़ाई करना है, बाजार में कारोबार करना नहीं। फिर वो बेहूदगी की सारी हदें पार करते हुए कहता है कि वो उसकी रेसिपी भी खरीद लेगा, और उसे भी। यह सुनते ही चांग्यू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन वे सिर्फ गुस्से से जवाब नहीं देती, बल्कि सबके सामने उसका झूठ भी उजागर कर देती है। वांग परिवार उस पर झूठे आरोप लगाता है कि उसने बड़े होटल के रसोइये को बहकाकर उनका बिजनेस छीन लिया। लेकिन जब चांग्यू सच्चाई पूछती है तो वह एक भी सबूत नहीं दे पाता। अब बाजार में खड़े लोग भी चांग्यू के समर्थन में बोलना शुरू कर देते हैं। वे कहते हैं कि वांग परिवार की दुकान पहले जैसी नहीं रही, उनके खाने की क्वालिटी खराब हो चुकी है, इसलिए बड़े होटल ने खुद उनसे कारोबार बंद किया। इसमें चांग्यू की कोई गलती नहीं है। इतना सुनते ही चांग्यू अपना चाकू निकालकर सबके सामने चेतावनी देती है कि अगर किसी ने दोबारा किसी औरत की इज्जत पर झूठे आरोप लगाए तो अगली बार उसका जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं मिलेगा। उसकी आंखों में ऐसा आत्मविश्वास होता है कि वांग परिवार का बेटा वहीं डर जाता है और पूरे बाजार में उसकी बेइज्जती हो जाती है। घर लौटते समय यान झेंग उससे पूछता है कि क्या उसे डर नहीं लगा। इस पर चांग्यू पहली बार अपने दिल की बात बताती है। वह कहती है कि पहले उसके माता पिता चाहते थे कि वो एक सभ्य लड़की की तरह रहे, कभी जानवर न काटे और किसी से लड़ाई भी न करे। लेकिन उनके मरने के बाद परिवार चलाने के लिए उसे यही सब करना पड़ा। अब पूरे शहर में लोग उसे कठोर और बदतमीज औरत समझते हैं। यान झेंग उसकी बात ध्यान से सुनता है और बहुत गहरी बात कहता है। वह कहता है कि जो लोग 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते हैं, उन्हें यह सोचने का समय नहीं मिलता कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। लोगों की बातें मुफ्त होती हैं, लेकिन उनका दर्द बहुत महंगा होता है। इसलिए गलत लोगों को इतना दर्द दो कि वे दोबारा किसी बेगुनाह की बदनामी करने की हिम्मत ही न करें। यही बात चांग्यू के दिल को छू जाती है और दोनों के बीच भरोसा पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। वांग परिवार को सबक सिखाने के बाद चांग्यू घर लौटती है, लेकिन घर पहुंचते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। पूरे आंगन में चावल, आटा, तेल, नमक, चाय, मिठाइयाँ और नए साल का ढेर सारा सामान रखा हुआ होता है। इतना सामान देखकर चांग्यू और उसकी छोटी बहन दोनों हैरान रह जाती हैं। दुकानदार बताते हैं कि यह सब सामान उनके पिता ने कई महीने पहले ही पैसे जमा करके बुक कराया था और कहा था कि नए साल से पहले ये सब उनके घर पहुंचा दिया जाए। चांग्यू को ये बात समझ ही नहीं आती, क्योंकि उसके पिता के पास इतना पैसा कभी था ही नहीं। इतने में उसकी नज़र एक छोटी सी डिब्बी पर पड़ती है। उसमें हाथों पर लगाने वाला औषधीय क्रीम यानी क्लैम ऑनेल होता है। चांग्यू उसे बेकार समझकर वापस करने की बात करती है, लेकिन यान झेंग उसे रोक देता है। वह मुस्कुराकर कहता है कि शायद उसके पिता जानते थे कि हर रोज मेहनत करते करते उसकी हथेलियां फट जाती हैं, इसलिए उन्होंने ये खास चीज उसके लिए पहले से खरीद कर रखी थी। यह बात सुनकर चांग्यू कुछ नहीं कह पाती, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि वह अंदर ही अंदर भावुक हो चुकी है। अगले दिन आखिरकार उस मुकदमे की सुनवाई शुरू होने वाली होती है, जिसके लिए चांग्यू
इतने दिनों से संघर्ष कर रही थी। यह वही केस है जिसमें उसके चाचा का परिवार उसके माता पिता की छोड़ी हुई संपत्ति पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन जब चांग्यू अपना चाकू लेकर अदालत में जाने लगती है तो सिपाही उसे रोक देते हैं। वे कहते हैं कि अदालत के अंदर हथियार ले जाना सख्त मना है। चांग्यू मजबूरी में अपना सबसे भरोसेमंद हथियार बाहर छोड़ देती है और अकेले अदालत के अंदर चली जाती है। सुनवाई शुरू होती है, लेकिन एक अजीब बात सामने आती है। जिसने यह मुकदमा दायर किया था, यानी फैन दान्यू, वही अदालत में मौजूद नहीं होता। जज भी हैरान रह जाते हैं। इतने सालों की नौकरी में उन्होंने पहली बार देखा कि मुकदमा करने वाला इंसान खुद ही गायब हो गया। चांग्यू के पक्ष के लोग अदालत से गुजारिश करते हैं कि पहले उसकी गैर हाजिरी की वजह पता कर ली जाए। जज पुलिस वालों को उसके घर भेजते हैं और कुछ देर के लिए सुनवाई रोक दी जाती है। लगभग 2 घंटे इंतजार करने के बाद भी फैन दान्यू अदालत में नहीं पहुंचता। तब जज दोबारा अदालत की कार्यवाही शुरू करते हैं। चांग्यू अदालत में खड़ी होकर कानून की बात करती है। वह बताती है कि अब उसने घर जमाई पति से विवाह कर लिया है, इसलिए उस समय के कानून के अनुसार वह अपने माता पिता की संपत्ति की वैध वारिस है। जज सारे सबूत और परिस्थितियां देखते हैं। आखिरकार जज अपना फैसला सुनाते हैं कि मुकदमा न लड़ पाने और अदालत में अनुपस्थित रहने के कारण फैन दान्यू ये केस हार चुका है। अब ये घर और संपत्ति कानूनी रूप से चांग्यू की होगी। यह सुनते ही अदालत में मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं। चांग्यू की वर्षों की मेहनत और संघर्ष आखिरकार रंग ले आता है। जैसे ही लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तभी अचानक अदालत के बाहर से जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं। अगले ही पल फैन दान्यू भागता हुआ अदालत के अंदर आता है। वह कहता है, मालिक, मुझे इंसाफ चाहिए। सब लोग सोचते हैं कि शायद वह देर से पहुंचा है और अब अपने घर के मामले पर बात करेगा। फैन दान्यू उंगली उठाकर सीधे चांग्यू पर आरोप लगाता है कि इसने अपने ही चाचा की हत्या कर दी है ताकि घर और जमीन पर अकेले कब्जा कर सके। यह आरोप सुनते ही चांग्यू भी एक पल के लिए स्तब्ध रह जाती है। अदालत में मौजूद सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। अभी कुछ ही पल पहले जिस लड़की को अदालत ने न्याय दिया था, अब उसी पर हत्या जैसा गंभीर आरोप लग चुका है। एपिसोड 6 यहीं खत्म हो जाता है और दर्शकों को अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करने पर मजबूर कर देता है।